औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 2। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर के जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे वो डिस्कस किए थे। आज हम स्पेसिफिक होकर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर है जो आपको पता है, बस हम इसको थोड़ा जो है ना रिवीजन करते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर टू डू समथिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को कुछ करने का कहता है। ऐसा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो रेंज करते हैं, उनके जो लेवल्स होते हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स हो सकते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर टू नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है या टू नंबर्स को मैंने ऐड करना है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर होगा। और एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का जो अकाउंटिंग का हिसाब है या IMS है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसके लिए आप मज़ीद SP और E टाइप जो प्रोग्राम्स थे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, आप वो मज़ीद पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो रेंज करते हैं कहाँ से कहाँ तक और कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो SP और E टाइप्स जो है हमारे पास प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वो आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? अ प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्पोरल अंडरटेकिंग टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन। किसी महसूस काम को करने के लिए जो एक वक्ती काम हो, एक मतलब वक्त के लिहाज से कोई काम हो कि इस वक्त में ये करना है, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर एक काम को हम वक्त के लिहाज से बाउंड नहीं करते, उस पर जो कंस्ट्रेंट है वो वक्त का कंस्ट्रेंट नहीं लगाते, तो फिर उसको हम लूज प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उसको फिर हम जो रिजिड टर्म में जो प्रोजेक्ट है वो नहीं कह सकते। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो वर्ड है ये हमारे पास एक ख़ास काम के लिए, ख़ास काम को करने के लिए जो जिसको एक महसूस टाइम, महसूस रिसोर्स के अंदर करना हो, उसको हम कहते हैं। और जो हमारे पास मैनेजमेंट है वो तो एक बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को कहते हैं, कंट्रोलिंग के कहते हैं, प्लानिंग को कहते हैं, प्रोमोटिंग को कहते हैं और मॉनिटरिंग सम जॉब। किसी जॉब को, किसी टास्क को जो हम ये सब चीज़ें करते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके डूअर्स होते हैं, जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके एक प्रोसेस की तहत के किस प्रोसेस की तहत उन चीज़ों को जो है ना कंट्रोल करना है, प्रोसीड करना है, प्रोसेस करना है। प्लानिंग करते हैं, उसके अलावा एस्टिमेशन करते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज की एस्टिमेशन, उसके लिए कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं, फिर उनको हम शेड्यूलिंग करते हैं, उसके लिए ट्रैकिंग करते हैं वगैरह। इस तरह हम प्रोमोटिंग करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको भी प्रोमोट करना, जो हम बना रहे हैं उसको भी प्रोमोट करना, उसकी मार्केटिंग करना, और जो हमारे पास जो काम करने वाले हैं उनकी भी प्रमोशन करना, उनको भी स्किल्ड करना, उनके भी ट्रेन करना वगैरह। इस तरह हम मॉनिटरिंग करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को, जो हम इस काम को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना। तो ये सब हमारे पास है मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट को देखा जाए तो एक बहुत ब्रॉड थिंग है एंड एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, फॉर रेंजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू अ सिंगल टास्क। किसी बड़े से बड़े गवर्नमेंट को चलाने और एक छोटे से काम करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। लिहाजा मैनेजमेंट का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर जो हमारे पास आता है वो क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट का फिर एक सबसेट है, क्योंकि हम कहते हैं कि वाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइज विद इन मैनेजमेंट, उसका जो परव्यू है, मैनेजमेंट का जो परव्यू है उसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। लिहाजा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ मैनेजमेंट के फीचर्स शामिल नहीं होते, या उसके जो सबसेट होता है, जो उनके जो फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो हमसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं विद सर्टन फीचर्स एक्सक्लूडिंग, क्योंकि कुछ फीचर जो हम मैनेजमेंट होते हैं उसको हम निकाल देते हैं। वाइल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फर्दर सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसेट है। लिहाजा हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से तशबीह नहीं दे सकते, या हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो हम
सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारा टोटल फोकस जो होता है वो किसी पर होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और उसके जो जो तरीके होते हैं, उसके जो 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 प्रोसेस होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो नॉर्मली अदर प्रोजेक्ट से डिफरेंट होती है। इसको हम अगर देखें डायग्रामेटिकली, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट है, जिसका जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके अंदर फिर लाई करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लिहाजा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सबसेट है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास एक सबसेट है ओवरऑल मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट में कहा कि एक बहुत ब्रॉड चीज़ है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डायमेंशंस हैं, जो ब्रॉड डायमेंशंस हैं, वो कितने हैं? 2 डायमेंशंस हैं। जो बड़े बड़े डायमेंशन हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो 2 हैं। उसमें एक जो हमारे पास है वो टेक्निकल डायमेंशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें अल्टीमेटली जो हमने बनाना है वो तो सॉफ्टवेयर बनाना है, और जब तक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपर्ट, जब हमारे पास कोडर्स, कोड करने वाले ना हो, तो फिर हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। लिहाजा जो टेक्निकल डायमेंशन है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो क्या है? वो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिबगिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जो स्पेसिफिक हैं सॉफ्टवेयर कोडिंग के, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ। अब बाकी प्रोजेक्ट्स में आपको नहीं नज़र आएगा, या आएगा भी तो एज सच आप उसको लाजिम नहीं कह सकते कि हर प्रोजेक्ट में कोडिंग शामिल होना चाहिए, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें ज़रूर कोडिंग होगा, उसमें टेस्टिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये चीज़ें शामिल होंगी। लिहाजा एक जो हमारे पास डायमेंशन है वो टेक्निकल डायमेंशन है, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, और वहाँ पर प्रोग्राम बना के उसे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हैं। जो हमारे पास का दूसरा डायमेंशन है वो टेक्निकल, मैनेजरियल डायमेंशन है। इट डील्स विद मैनेजरियल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, एंड ट्रैकिंग द टेक्निकल एक्टिविटीज एंड फोकसिंग क्वालिटी। क्योंकि प्रोजेक्ट तो है, अगर हम इसको प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, तो जो मैनेजमेंट वाला शाख होता है, जो मैनेजमेंट ब्रांच होता है, जो डायमेंशन, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। वो हमारे पास होता है मैनेजमेंट डायरेक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट डायमेंशंस के ऊपर जो हमारे पास जो सारी जो कोडिंग वगैरह जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ है उनको अरेंज करना, उनको तरतीब देना, उनके लिए शेड्यूल तैयार करना, उनको क्वालिटी के लिए यूटिलाइज करना, ह्यूमन रिसोर्स को इन एक्टिविटीज़ पर लगाना, और इस तरह लगाना है कि बेस्ट क्वालिटी जो है हम अटेन कर सकें। ठीक है, सो ये हमारे पास सब जो हैं क्या चीज़ें हैं, मैनेजमेंट डायमेंशन है। अब हमारे पास 9 जो नॉलेज एरियाज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या SWI जो भी कहते हैं उसको, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के जो 9 नॉलेज एरियाज हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चाहिए होते हैं, कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो एरियाज हैं, जो नॉलेज एरिया हैं, जहाँ पर आपने जहाँ पर आपकी स्किल्स होनी चाहिए, जहाँ पर आपको कमांड होना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कौन कौन से हैं? आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट आना हो। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का ये मतलब है कि क्योंकि प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट बाय एंड डिफरेंट एक्टिविटीज बाय डिफरेंट पीपल, and what you have to do is to integrate these activities in order to get the whole problem solved। तो बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, एक तो आपने प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज में डिवाइड करना, पॉसिबली आपने प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज में डिवाइड करना है कि ये एक काम है, ये एक काम है, ये एक काम है, और ये मुख्तलिफ काम है जिनको मुख्तलिफ लोग करेंगे। आखिर में जब वो काम हो जाएंगे तो आपने उनको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, एक जगह करना है। तो ये आपको इसकी स्किल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी जो इसमें जो टर्म है वो क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप है। प्रोजेक्ट स्कोप से क्या मतलब है? प्रोजेक्ट स्कोप से मतलब ये है कि ये जो करंटली प्रोजेक्ट बन रहा है वो कितना वास्ट है, या उसके जो परविव है, उसकी जो कंटावर है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ तक हैं। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट की जो कंटावर्स हैं, जो आपको अपने प्रोजेक्ट के स्कोप या बाउंड्रीज हैं वो सही तरीके से पता नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्कोप जो है ना आपने फाइंड आउट करना है। जो नॉलेज एरिया थर्ड है वो हमारे पास है लाइफ टाइम।
सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ टाइम का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कितना वक्त लेगा। जितने वक्त तक एक सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है उसको हम उसे कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ टाइम। क्योंकि प्रोजेक्ट के डिफिनीशन में हमने कहा था कि हर प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम तक चलेगा। अब वो टाइम जिस तक एक प्रोजेक्ट लाइव होगा, जब तक एक प्रोजेक्ट एक्टिव होगा, उसको हम कहते हैं ये सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम है। तो हमें प्रोजेक्ट करते हुए इस चीज़ का प्रायर नॉलेज होना चाहिए कि इसका लाइफ टाइम कहाँ से कहाँ तक है, यानी कितने वक्त में इस प्रोजेक्ट को करना है। अगर इस चीज़ का पता नहीं होगा तो जाहिर है कि हमें इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जो हमारे पास फोर्थ फैक्टर है वो प्रोजेक्ट कास्ट की है। प्रोजेक्ट कास्ट का मतलब ये है कि जो हमने अंडरटेकन प्रोजेक्ट है उस पर कितनी लागत आएगी, उस पर कितने पैसे आएंगे, उस पर कितने रिसोर्सेज लगेंगे, उस पर कितने जो हमारे पास टूल्स और डिवाइसेस वगैरह चीज़ें हैं, सब कुछ मिला के कितना खर्चा उस पर आएगा। तो अगर हमें एक प्रोजेक्ट के कॉस्ट का सही तरीके से पता नहीं होगा तो हमारे पास जो बिजनेस गोल है वो हम अटेन नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है प्रोजेक्ट क्वालिटी। अब यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक है सॉफ्टवेयर के लिए कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और इसी वजह से मैंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो थे वो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि ये हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपको सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का पहचान होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी के पैरामीटर्स का पता होना चाहिए ताकि उन पैरामीटर्स के ऊपर आप काम कर सकें और बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो एक बज़ाहिर तो इनटैंजिबल चीज़ है, लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर हम काम करके एक अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स और ऊपर कास्ट में भी हम जो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यही करते हैं, तो ह्यूमन को हम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है कि आपको ह्यूमन के ऊपर या ह्यूमन को आपने समझना होगा कौन सा आदमी किस काम का एक्सपर्ट है, कौन सा आदमी कितना मोटिवेटेड है, वो क्या डिलीवर कर सकता है, वो कितना प्रैग्मेटिक है। तो आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरह जानना होगा। ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह जानने के बाद आपने ह्यूमन रिसोर्स को महसूस कामों के ऊपर लगाना होगा। उनसे आपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो लेनी होगी, यानी आपने उनको मैक्सिमली ऑप्टिमाइज करना, यूटिलाइज करना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और ऑफ कोर्स के ये एक सोशल प्रोसेस है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस है। फॉर दैट रीज़न हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास इंटर टीम स्किल भी और इंट्रा टीम स्किल भी, उसको प्रेजेंट करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल के अंदर है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट वो हम आगे पूरे चैप्टर में पूरा एक लेक्चर है उस पर हम डिटेल के साथ बयान करेंगे कि किस तरह हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास है रिस्क प्रोक्योरमेंट है। रिस्क प्रोक्योरमेंट को भी हम आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो हमारे पास बेसिकली है वो ये है कि हमने किस तरह कौन सी चीज़ें हायर करनी है, कौन सी चीज़ें हायर नहीं करनी। अच्छा, अब हमारे पास कौन से ऐसे कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स है प्रोजेक्ट में। हमारे पास कंस्ट्रेनिंग ये रुकावट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमारे प्रोजेक्ट में रुकावट डालती हैं या जो प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को मुख्तस करती हैं, वो हमारे पास ट्रेडिशनली तीन ही थी। एक हमारे पास टाइम था कि इसका लाइफ टाइम कितना है, एक हमारे पास कॉस्ट था, और एक हमारे पास स्कोप था। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इस पर कितना खर्चा आएगा और ये कितने टाइम में होगा। ये हमारे पास तीन पैरामीटर्स थे या तीन कंस्ट्रेंट्स थे जो एक प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को क्या करता था, मुख्तस करते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रुपल कंस्ट्रेंट है, यानी चार कंस्ट्रेंट्स हैं। चौथा कौन सा है, और ऑफ कोर्स जो मैंने एक महसूस लेक्चर उस पर दिया था वो क्वालिटी थी। तो हमारे पास जो फोर्थ और महसूस फैक्टर है वो क्या है, वो क्वालिटी है। ठीक है, लिहाजा ये हमारे पास चार बुनियादी कंस्ट्रेंट्स हैं। स्कोप, उसके अलावा कास्ट, उसके साथ टाइम, और उसके साथ क्वालिटी। अच्छा,
इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास एस और क्यों, यानी स्कोप और क्वालिटी, स्कोप और क्वालिटी, स्कोप और क्वालिटी अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक ट्रेड ऑफ है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर का स्कोप बहुत बड़ा हो तो उसकी क्वालिटी पर हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं या अच्छी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास बाकी फैक्टर्स अगर हम कांस्टेंट रखें, हम कॉस्ट और टाइम को कांस्टेंट रखें तो ऑफ कोर्स हमने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज करना होता है। लिहाजा देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्कोप एंड क्वालिटी। अब अगर हम देखें स्कोप और कॉस्ट के ऊपर, स्कोप और कॉस्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स कि अगर एक प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है, हाई कॉस्ट। लेकिन इनके दरमियान भी ट्रेड ऑफ है। अगर हमने कम कास्ट में करना है लिहाजा हमने स्कोप पर कंप्रोमाइज करना होगा। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर एक और ट्रेड ऑफ है स्कोप और कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने अगर एक कास्ट पर कंप्रोमाइज करना है तो स्कोप हमने खराब करना है, स्कोप पर कंप्रोमाइज करना है तो कास्ट हमने कम, कास्ट जो है वो हमने बढ़ानी है। लिहाजा इनके दरमियान भी एक ट्रेड ऑफ है। इस तरह हम देखें स्कोप और टाइम के ऊपर, स्कोप और टाइम को अगर हम ले लें तो इनके दरमियान भी ट्रेड ऑफ है। स्कोप और टाइम के दरमियान क्या है, ट्रेड ऑफ है। क्यों? भला अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट छोटा है तो वो जल्दी होगा, अगर एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उस पर ज्यादा टाइम लेगा। लिहाजा इनके दरमियान जो ट्रेड ऑफ है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर हम देखते हैं कास्ट और क्वालिटी के दरमियान, कास्ट और क्वालिटी के दरमियान, चूंकि हमने कास्ट को, हमने अगर बेहतर क्वालिटी देनी है, बेहतर क्वालिटी देनी है तो हमने क्या करना है, हमने कास्ट ज्यादा उस पर लगेगी। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अच्छी क्वालिटी दें और थोड़ी कास्ट पर हो। लिहाजा इनके दरमियान भी एक ट्रेड ऑफ है, सीसा जो है इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने कास्ट और टाइम के दरमियान देखना है तो ये तो ट्रेडिशनली हमारे पास के दरमियान ट्रेड ऑफ था कि कास्ट और टाइम के छोटे टाइम में हो और मामूली कास्ट पर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा इनके दरमियान ट्रेडिशनली हमारे पास एक ट्रेड ऑफ था कि टाइम लगेगा अगर कास्ट हमने बचानी है, ठीक है, या अगर हमने कम कास्ट पर एक चीज करनी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम में। इस तरह इनके दरमियान जो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी हो गया। फाइनली हमारे पास क्वालिटी और टाइम के दरमियान, क्वालिटी हम कहते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी हो और कम से कम टाइम में हो, ऐसा पॉसिबल है? नो। अगर हमने अच्छी क्वालिटी देनी होगी तो हमने क्या करना होगा, हमने ज्यादा टाइम लेना होगा। लिहाजा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेड ऑफ्स हैं जो पॉसिबल भी यही है, ठीक है। यानी इस क्वाड्रुपल के अंदर, इस जो ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर जो 4 पैरामीटर्स है उन सारों का आपस में जो है क्या है, ट्रेड ऑफ है। एक को हम ज्यादा करेंगे तो दूसरे पर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सब हम इक्वली ऑप्टिमाइज कर सकें। इनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लिहाजा ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैनेजरियल इशू है। अच्छा, अब हम जाते हैं इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो हमेशा 4 पीस के गिर्द घूमता है। यानी 4 पीस को हम कह सकते हैं कि 4 पीस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या है, जो न्यूक्लियस है और जो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 4 पीस के अंदर है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें पीपल है सबसे पहले, 2 नंबर पर है प्रोडक्ट, 3 नंबर पर है प्रोसेस और 4 नंबर पर है प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्ट ये जो 4 पीस हैं इसी ऑर्डर में, पीपल एट द टॉप, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट, ये ऑर्डरली हैं, ऑर्डर वाइज है। पीपल टॉप पर है, उसके बाद प्रोडक्ट है, उसके बाद प्रोसेस है, उसके बाद ये 4 पीस जो हैं हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ ऑल दीज 4 पीस इन्वॉल्वड इन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, if all these P's are not properly managed and tracked, तो क्या होगा, elegant solution will be provided for wrong problem.
सोल्यूशन तो बिल्कुल अच्छा होगा, जबरदस्त सोल्यूशन होगा, लेकिन एक रॉन्ग प्रॉब्लम के लिए होगा, उस प्रॉब्लम के लिए नहीं होगा जो हमें चाहिए था। थ्रू कॉम्पिटेंट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड टू अ वैक्यूम, बहुत अच्छे टूल्स टेक्निक्स हमारे पास हैं, बहुत अच्छे मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन उनको हम कहाँ फेंक रहे हैं? एक वैक्यूम में फेंक रहे हैं, उसको बिल्कुल एक बेसलेस चीज में फेंक रहे हैं। These four P's are so strongly associated that a minor mistake in one's management may lead to incur a huge risk for all of them. अगर इसमें से एक पी के लिए भी हम मैनेजमेंट एलिगेंटली और होशियारी के साथ ना करें तो बाकी चारों के लिए खतरा होगा, बाकी सब के लिए क्या होगा? खतरा होगा। लिहाजा ये आपस में स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ऐसे नहीं है कि ये सब इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, the concept that the success of a project wholly solely depends on human endeavor is wrong. यही था कि जो सक्सेस होती है प्रोजेक्ट की या फेलियर होती है वो इंसान के कोशिश की होती है, इंसान की कोशिश पर डिपेंड है। हॉली सोली डिपेंड करता है ह्यूमन एंडीवर, ह्यूमन की मेहनत के का सिला है प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर, लेकिन इट इज रॉन्ग। तो शुरू करते हैं पीपल। People is the backbone of SPM. The success and failure of project depends upon the management of people. Otherwise, it is also the first P. ठीक है, बैकबोन जो है हमारे पास क्या है? पीपल है। द पीपल फैक्टर इज सो इम्पॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से होता है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है हैज़ डेवलप्ड पीपल मैच्योरिटी कैपेबिलिटी में पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है वो उन्होंने SWI ने बनाया हुआ है। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ चुके होंगे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, उसी तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके लिए पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो PMCMM है वो बनाया है। और इसका जो मकसद है वो क्या है? टू एनहेंस द रेडीनेस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरटेक इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए तैयार होना कि कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं, उनको वो क्या करें? शुरू कर सकें। किस लिए? बाय हेल्पिंग टू अट्रैक्ट, ग्रो, मोटिवेट, डिप्लॉय एंड रिटेन द टैलेंट नीडेड टू इम्प्रूव देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी। उस में जो हमारे पास जो टैलेंट चाहिए होगा, उसको जो स्किल्ड पीपल चाहिए होगा, उनको अट्रैक्ट करना, उनको ग्रो करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इस काम पर डिप्लॉय करना और उनको अपने पास रखना, इन चीज़ों के लिए उन्होंने जो रखा है उसको और जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी मैच्योरिटी को एनहांस करना। ठीक है, उसकी मैच्योरिटी को इम्प्रूव करना और एनहांस करना, इसके लिए उन्होंने PMCMM बनाया है। अच्छा, इन सारे लोगों को जो हमारे पास प्रोजेक्ट के से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं उनको हम कहते हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स आर दोज पीपल विच आर रिलेटेड विद अ प्रोजेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी लेवल पर भी वो क्या करें? रिलेटेड हों। उनमें हमारे पास शामिल हैं सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर एट डिफाइंस बिजनेस इश्यूज। सीनियर मैनेजर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस में या सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, उसका जो मकसद होता है वो सिर्फ बिजनेस इश्यूज के अंदर होता है। बिजनेस इश्यूज में वो क्या क्या डिफाइन करता है? कौन सा प्रोजेक्ट कितने पैसों पर लिया जाए, कितने रिसोर्सेज वहाँ पर लगाए जाएं, कितना उसमें प्रॉफिट होगा, कितना उसमें लॉस होगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट और लॉस के जो 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 पैरामीटर्स हैं वो सारे सीनियर मैनेजर चेक करता है। वो का सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस गोल है, सिर्फ प्रॉफिट से काम है कि प्रॉफिट और लॉस ने कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे हमने प्रॉफिट को एनहेंस करना है, कैसे हमने जो उसमें लॉस है उसको कंट्रोल करना है और वगैरह वगैरह। जो हमारे पास दूसरा इसमें जो जो अथॉरिटेटिव पोस्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है? इट प्लान्स, मोटिवेट्स, ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल्स द प्रैक्टिशनर्स हु डेवलप सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करते हैं उन लोगों को क्या करना है? उनको एक प्रोजेक्ट के पर लगाना, उस प्रोजेक्ट के लिहाज से उस प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना, इन लोगों को उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मोटिवेट करना, इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना कि वो काम करें, एंड कंट्रोल्स, और उनको क्या करता है? कंट्रोल भी करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली जो है उस प्रोजेक्ट को चला रहा है। सीनियर मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस के काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसके प्लानिंग से लेके उसका जो पूरा प्रोसेस है, उस पर कितने लोग कैसे काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, इंटीग्रेट करना वगैरह वगैरह, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। थर्ड पर हमारे पास आते हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं।
प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ टेक्निकली स्किल्ड पीपल नोइंग डेवलपिंग एंड द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्निकल पीपल की जरूरत होती है, देखो हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियर की जरूरत है, हमारे पास सिस्टम इंजीनियर की जरूरत होती है, हमारे पास बिजनेस मॉडलर की जरूरत होती है, हमारे पास रिक्वायरमेंट मॉडलर की जरूरत होती है, हमारे पास कोडिंग प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की जरूरत होती है, टेस्टिंग जो टेस्ट कर रहे होते हैं, डिप्लॉय इंटीग्रेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास लोग होते हैं उन लोग हम प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। जो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको हम प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, ये जो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। आगे हमारे पास आता है कस्टमर, जो भी स्टेक होल्डर है, हु डिफाइंस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंजीनियर। जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से जो रिक्वायरमेंट्स हमें देनी है, वो किसने देनी है? वो कस्टमर ने देनी है। सो कस्टमर वो आदमी है जो हमें रिक्वायरमेंट जनरेट करके दे। और हमारे पास आखिर में है एंड यूज़र। तो एंड यूज़र वो लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। अब लाज़मी नहीं है कस्टमर और एंड यूज़र कभी सेम भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये डिफरेंट होते हैं। कस्टमर क्या होता है? जो हमें चाहिए होता है, हमें कहता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर बना दो, हम उसको बना के देते हैं, फिर वो आगे जो है लोगों पर बेचता भी है, उधर इंस्टॉल करता है और वहाँ पर जो लोकल ऑपरेटर्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। एंड यूज़र कोई और होता है। ये हमारे पास एक और बिजनेस है, एक दूसरा कारोबार है कि मैंने एक बिजनेस आइडिया सोच लिया, एक सॉफ्टवेयर आइडिया सोच लिया, अब मैं बना नहीं सकता, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये ठेका दे दिया कि मुझे इस तरह का एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, तब तक मैं कस्टमर था। अब जब सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गया है, तो जो प्रॉब्लम मैंने सोचे थे कि यहाँ अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं अब उन लोगों के पास जाता हूँ कि भाई आप देखें, आप ये काम मैनुअल कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें तो ये बहुत आसानी से आपके काम को करेगा, बहुत तेजी से आपके काम को करेगा। तो वो फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वहाँ पर फिर एक बार फिर मैं जो है ना वेंडर बन गया, मैं सॉफ्टवेयर वेंडर बन गया, सॉफ्टवेयर बेचने वाला बन गया, और यूजर जो है वो कोई और हो गया। ठीक है, तो कस्टमर और एंड यूजर में आपको फर्क करना चाहिए। कस्टमर जो हमें कहता है कि क्या करना हो, अब ये भी हो सकता है कि बंदा उसको अपना काम है उसको कंप्यूटराइज करना चाहता है, वही कस्टमर है, वही एंड यूजर है। ठीक है, वो यूज भी कर रहा है, वो आपसे बनवा भी रहा है, लेकिन अगर कोई और पार्टी आपसे बनवा रही है और फिर तीसरे पार्टी को देकर वहां पर आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एंड यूजर फिर वही होंगे जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, और कस्टमर वही होंगे जो आपको रिक्वायरमेंट्स देंगे, जो आपको कहेंगे कि ये चीजें बना दो। और इसमें हमारे पास जो प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिशनर के अंदर एक बंदा होता है, उसको हम टीम लीडर कहते हैं, या जो एक टीम का जो लीडर होता है उसको हम टीम लीडर कहते हैं। मस्ट फॉलो MOI मॉडल। तो टीम लीडर इज अ पर्सन अमंग दी प्रैक्टिशनर्स। अच्छा, उसको MOI मॉडल फॉलो करना है। अब हम आगे जाते हैं टीम लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वगैरह उनको। तो सबसे पहले हम MOI मॉडल को डिस्कस करें। M किस लिए, O किस लिए और I किस लिए। M हमारे पास है मोटिवेशन के लिए, द एबिलिटी टू एनकरेज टेक्निकल प्रैक्टिशनर्स टू प्रोड्यूस देयर बेस्ट एबिलिटी। अगर एक टीम लीडर MOI मॉडल फॉलो करेगा तो उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट चीज़ होगी वो मोटिवेशन होगी, कि एक टीम लीडर में ये खासियत होनी चाहिए कि वो टेक्निकल प्रैक्टिशनर्स को उनको एनकरेज करे और उनसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हासिल करे। दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लाजमी चीज़ है मैनेजमेंट के अंदर। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पीपल अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोसेस आर इन्वेंट न्यू वन। जो हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो की हुई है, उस प्रोसेस के तहत पीपल को इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको काम देना, उनके काम को सुपरवाइज करना, उनको फिर कलेक्ट करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है ये क्या होगा, ये MOI ये O जो है उसके लिए है। तो टीम लीडर में ये एबिलिटी होनी चाहिए। और फाइनली हमारे पास जो इस MOI मॉडल का थर्ड पैरामीटर है वो है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स डायनामिकली टू सूट द प्रोजेक्ट। अब हमारे पास जो टीम लीडर होता है वो लकीर का फकीर नहीं होता, वो सिर्फ रीयूजिबिलिटी के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि वो न्यू प्रॉब्लम्स के अकर होने के साथ साथ न्यू मेथड्स भी इजाद करता है। डायनामिक होता है, वो डायनामिकली न्यू टेक्निक्स और न्यू टूल्स जो है ना उनको क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है और अपने आप को अडॉप्ट करता रहता है। अच्छा, the other four factors for a good team leader and project manager are। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास टीम लीडर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो 4 फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो ये हैं। उसमें हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू
abstract and conceptual framework for solution of unforeseen problems and identifying new ramifications for the project in hand. प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी, उसकी जो कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारे पास टीम लीडर में या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें होनी चाहिए। उसमें हमारे पास क्या है कि वो न्यू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर सके ऐसे प्रॉब्लम के लिए जो अनफॉर्सीन हो, जो पहले से न देखे गए हो, यानी न्यू प्रॉब्लम्स हो, उनके लिए वो डायनामिक सोल्यूशन ढूंढ सके। ठीक है, आइडेंटिफाई न्यू रेमिफिकेशंस, यानी उसके लिए नए तरीक़ेकार वज़ा कर सके जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। जो दूसरा हमारे पास मैनेजरियल एक्टिविटी है, मैनेजरियल आइडेंटिटी है, द एबिलिटी टू गवर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, टू होल प्रोजेक्ट, एक्सचेंज ऑफ आइडिया विद इन टीम एंड कम्युनिकेशन ऑफ द टीम, कम्युनिकेशन एमंग द टीम। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे पास इंटर टीम भी है और इंट्रा टीम कम्युनिकेशन जो है उसको पॉसिबल करे, उसकी जो ऐसी एबिलिटी उसमें हो जो हमारे पास प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट को गवर्न कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है अचीवमेंट्स, द इनिशिएटिव एंड अकॉम्प्लिशमेंट विल बी टेकन इन हैंड, नो पनिशमेंट फॉर अदर। अचीवमेंट का मतलब क्या है कि अगर सब ये आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो रेड में लिखा हुआ है नो पनिशमेंट फॉर अदर, दूसरों के लिए सजा ना हो। अब अगर आप एक मैनेजर हैं और आप कहते हैं कि दूसरों के लिए सजा ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इस प्रोजेक्ट के हर एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व है जितना हर कोई इन्वॉल्व है, यानी आप उसको बिल्कुल हर कुछ समझ रहे हैं उसके। अगर उसमें कोई गलती है तो आप उस गलती को अपनी गलती तस्वूर कर रहे हैं क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के हर एक्टिविटी में इतने एंगेज्ड हो। बात समझ आई? तो ये हमारे पास है कि इनिशिएटिव और अकॉम्प्लिशमेंट जो है दोनों इसके हाथ में होगी। इन्हीं काम का स्टार्ट भी और काम की जिम्मेदारी भी आखिर तक कंप्लीट होने तक सब चीजें इसने अपने ऊपर लेनी होगी। ये उसका अचीवमेंट कंसिडर करेगा, हर एक एक्टिविटी उसकी अपनी अचीवमेंट होगी, तब जाके ये किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अच्छा, इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग, इसमें यह है कि जो एक सॉफ्टवेयर मैनेजर होगा या जो टीम लीडर होगा उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो टीम को बिल्ड करे, उसको ग्लू करे, उस टीम को डायनामिकली चेंज करे, उस टीम के मेंबर्स को पर्सनली इतना पहचाने कि कौन से मेंबर की स्ट्रेंथ किस चीज़ के ऊपर है, कौन से मेंबर की वीकनेस कहाँ है, फिर उनको उस टीम में शिफ्टिंग करे, शफलिंग करे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट और उनकी जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर। तो ये हमारे पास चार जो हैं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक हमारे पास मैनेजरियल आइडेंटिटी, एक हमारे पास अचीवमेंट है और एक हमारे पास इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग है। तो ये चार हमारे पास बुनियादी तौर पर एक टीम लीडर या एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि उनकी ये खासियत होनी चाहिए। और ये ऊपर MOI मॉडल तो हर किसी के लिए होगा। MOI मॉडल हर मैनेजरियल पोस्ट पर जो भी बंदा होगा उसके लिए MOI मॉडल फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं और सॉफ्टवेयर टीम क्या चीज़ है? ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर काउंटलेस। सॉफ्टवेयर टीम तो डेफिनेटली के जो एक्चुअली कोडिंग के दौरान जो लोग शामिल होते हैं उनको सॉफ्टवेयर टीम कहते हैं। अब उनके आगे देखें, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर काउंटलेस। कहते हैं इनफाइनाइट तरीके हैं कि ह्यूमन को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, कौन सा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाए किस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, बहुत ज़्यादा है। It is hard to modify a human organizational structure. It is not in software manager scope. और जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किसी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको मॉडिफाई करना, और इसीलिए इट इज़ नॉट इन द सॉफ्टवेयर मैनेजर स्कोप। सॉफ्टवेयर मैनेजर का जो स्कोप है उसके अंदर वो नहीं लाई करता। But organization of people directly involved in the software organization is in its purview. लेकिन वो लोग जो
सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर लगे हुए हैं, वो जो है ना सॉफ्टवेयर, वो क्या है, सॉफ्टवेयर मैनेजर के कंट्रोल के या उसके परव्यू के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम डिपेंड्स ऑन टीम स्ट्रेंथ, टीम स्किल लेवल एंड प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल। टीम को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब ये है, ये आपको बार बार वर्ड सामने आ रहा है कि टीम को ऑर्गेनाइज करना, टीम को ऑर्गेनाइज करना ये है कि टीम को बनाना। सबसे पहले टीम का साइज मुख्तस करना, कितने बंदे उसमें होने चाहिए, उनकी स्किल लेवल कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा कौन सी स्पेशलिटी के अगेंस्ट कितने बंदे होने चाहिए, और उनके दरमियान जो वर्क फ्लो है वो किस तरतीब से हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मॉड्यूल हैं, आप ये समझ लें कि मेरे पास ये 3 एक्टिविटीज़ हैं और इनके लिए मैंने कोई टीम बनाना है, ठीक है, और इसके लिए मैंने 2 बंदे स्पेशल रख लिए हैं, इसके लिए मैंने 3 बंदे एवरेज रख लिए हैं, और इसके मैंने 4 बंदे में इसके लिए ओके या गुड रखे हुए हैं। अब इनकी तो एक तो यह है कि ये 4 3 7 2 9 बंदों का जो टीम साइज है वो मैंने मुख्तस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कब किसने काम करना है, तो मैंने कहा कि इसको पहले 3 घंटे काम करना है, जो काम इन्होंने किया उसको फिर इन्हें हैंड ओवर करना है इसको, फिर उसके बाद इसने हैंड ओवर करना है इसको, और इन्हें फिर जो है फिर सीनियर मैनेजर को वो पोर्शन जो डेवलप हुआ है उसको क्या करना है, देना है, ठीक है। और मे भी उसको हमने रिव्यू के लिए यहाँ से इनको वापस भेजना है कि फिर से रिव्यू करो या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से हमने इधर भेजना हो कि तुम इसको फिर से रिव्यू करो। तो टीम को बनाना, टीम को कंट्रोल रखना, टीम के अंदर जो फ्लो होता है कि किसने किसको काम देना है, किसने कब कुछ करना है, इस टीम के जो हर एक्टिविटी के अगेंस्ट कितने बंदे हैं, कितनी एक्सपीरियंस लेवल है उनका, तो ये रखना, उनको हम टीम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम डिपेंड्स ऑन टीम स्ट्रेंथ। अगर आपके पास जो स्ट्रेंथ, जो लोग जो 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 स्ट्रेंथ है वो कितनी है, आप 10 बंदों का बना रहे हैं या 50 बंदों का टीम, तो टीम लेवल स्किल लेवल, आपके पास जो टीम आप बना रहे हैं उसका स्किल लेवल क्या है, वो बहुत आला या एवरेज या लो या फेयर, ठीक है, या इंटरनीज है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना, ये पैरामीटर्स आपकी जो टीम ऑर्गेनाइजेशन उसको मुतासिर करते हैं। प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल जो हमारे पास थर्ड है, उसमें यह है कि अगर प्रॉब्लम डिफिकल्ट है तो हम टीम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से करेंगे, प्रॉब्लम अगर फेयर है तो हम फिर दूसरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, प्रॉब्लम अगर बहुत सिंपल है तो फिर हम टीम जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो कोई और तरीके से करेंगे। लिहाजा टीम की ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है हमारे पास इन चीज़ों पर। इसके अलावा जो 7 प्रोजेक्ट फैक्टर फॉर टीम ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल, टीम ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल के अलावा जो ये ऊपर वाले तो जनरल फैक्टर्स थे, हमने बता दिया कि ये 3 जो हैं ये हमारे पास जनरल फैक्टर्स हैं। अब उनको अगर हम स्पेसिफिक करें तो हमारे पास 7 प्रोजेक्ट फैक्टर्स हैं जिनको हम टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग अ टीम। एक हमारे पास है डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, ये तो ऊपर हमने बताया, प्रॉब्लम डिफिकल्टी में बता दिया था, ठीक है। प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल, अगर हमें प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल जो है वो मालूम हो तब हम जाके एक टीम की जो टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कौन सा टीम किस लेवल का टीम वगैरह। साइज ऑफ द रिजल्टेंट प्रोग्राम, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका स्कोप कितना है, उसका साइज कितना है, उसके लिहाज से भी हम टीम की ऑर्गेनाइजेशन हमारी मुतासिर हो सकती है। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमने जो है ना ऑर्गेनाइज करना है टीम को रिजिड, बहुत बड़ा, उसके अंदर सब स्ट्रक्चर हमने टीम, फिर उसके शायद हमने नायब टीम, ठीक है, सॉरी टीम लीडर, नायब टीम लीडर, फिर उसके अंदर फिर हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए शायद सब टीम बनाने हों, ठीक है। द टीम विल स्टे टुगेदर इन ए टीम लाइफ टाइम, इसके लिए हमने ये भी जो टीम ऑर्गेनाइजेशन है डिपेंड करती है कि जो टीम लाइफ टाइम है वो कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर हमने एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, और अगर हमने ये पता हो कि जो प्रोग्राम है ये तो आज 2 बजे तक हो जाएगा, फिर हम उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, टीम की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे वो डिफरेंट होगी। द डिग्री ऑफ प्रॉब्लम मॉड्यूलराइजेशन, अब हमारे पास ये भी डिपेंड करता है कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या वो उसकी मॉड्यूलराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। यानी
मॉड्यूलाइजेशन का मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सेपरेट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंडर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने फर्ज करें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो तो एग्जाम सेक्शन है वो सेपरेट चीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, स्पोर्ट्स है, एकेडमिक्स है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है वो फ्रैगमेंट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं। तो अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम मॉड्यूलाइजेशन उसमें पॉसिबल हो तो फिर हमने जो टीम ऑर्गेनाइजेशन करनी होगी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास मॉड्यूलाइजेशन लेवल कम हो, जैसे मैं कहूँ कि एक सिंगल प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करे, अब इसकी तो कोई मॉड्यूलाइजेशन है नहीं है। तो इस केस में मैं जो टीम बनाऊंगा, टीम ऑर्गेनाइज करूंगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि हमने क्वालिटी की कौन सी लेवल अटेंड करनी है, उसके मुताबिक हमने टीम को ऑर्गेनाइज करना होता है। और उसमें फिर के जो हमारे पास क्वालिटी और जो HCI वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ाना होता है। द रिजिडिटी ऑफ द शेड्यूल, टाइम भी बहुत मैटर करता है कि इस प्रोजेक्ट को हमने कितने टाइम में करना है, कितनी सख्ती से हमने फॉलो करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरह कोई रिजिडिटी है, अगर आपने 30 तारीख तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया तो बाकी के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, और बाकी के पैसे कितने 80% पैसे हैं। इस सिचुएशन में हम समझेंगे कि इसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। उस केस में हमारे पास जो टीम बनेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो एक उसका ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट तरीके से होगा। द डिग्री ऑफ सोशेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, अच्छा, द डिग्री ऑफ सोशेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो टीम मेंबर्स हैं उनको कितना सोशल इंटरेक्शन उनको रखना है, मतलब उनको कितना कम्युनिकेशन आपस में करना है, अपने ख्यालात को एक्सचेंज कितनी लेवल तक करना है। कुछ ऐसे होते हैं कि सेपरेट मॉड्यूल है, उनको बस जब तक वो बना नहीं है बस बातें करने की जरूरत नहीं है, अब सेपरेट आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक मॉड्यूल जो बना रहे हैं उनको भी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, वो अपना मॉड्यूल सेपरेटली बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास हम कहेंगे उसकी सोशेबिलिटी जो है बहुत कम है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जो ये भी डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि जो जो टीम होती है, जो लोग होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने ख्यालात को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बगैर अपने प्रॉपर कम्युनिकेशन के वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास कौन से पैराडाइम्स हैं, यानी कौन से स्ट्रक्चर्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स के लिए। ये जो हमारे पास प्रपोज किए हैं वो कॉन्स्टेंटाइन ने प्रपोज किए हैं अपने एक रिसर्च पेपर में कि ये 4 पैराडाइम्स हैं जिनकी तहत आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर टीम तश्कील दे सकते हैं। उसमें का मतलब क्लोज पैराडाइम। क्लोज पैराडाइम क्या है? इट फॉलोज द ट्रेडिशनल रिजिड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, less intra-team communication, works well for projects similar to the ones done in the past but not for novel। क्लोज पैराडाइम क्या होता है? क्लोज पैराडाइम ये चीज़ है कि जो इसमें ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, इंट्रा टीम कम्युनिकेशन इसमें कम होता है। इसमें बहुत आप जब तब तक काम नहीं कर सके जब आपको जो ऊपर वाली जो आपके अथॉरिटी जिसके अंडर हैं आप, जिसकी हाई अथॉरिटी है वो आपको कमांड ना करे कि ये करो, फिर वो कहता है ये करो। तो ये जो फ्लो होती है कम्युनिकेशन की, जो वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होती है वो बहुत रिजिड तरीके से होती है। लिहाजा ये एक बहुत स्ट्रिक्ट अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर है। ये काम तो अच्छा कर लेता है अगर ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो सिमिलर हो किसी पास्ट एक सॉफ्टवेयर के, मतलब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था पहले से, नया एक प्रोजेक्ट आया है वो उसी तरह का है, तो चूंकि आपको उसके पैटर्न्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके मॉड्यूल्स, उसके जो आपके यूजिबिलिटी मॉड्यूल हम कह सकते हैं कि जो पहले से तैयार कोड मौजूद है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद होगा। उस सिचुएशन में आप उसको इस पैराडाइम को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जहां पर इनोवेशन की जरूरत है, जहां पर रिसर्च की जरूरत है, उस सिचुएशन में चूंकि इंट्रा टीम कम्युनिकेशन चूंकि कम है, लिहाजा इसमें जो रिसर्च एक्टिविटी है वो बहुत कम होगी और ये उस सिचुएशन के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए काम नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास है रैंडम पैराडाइम, अ पीयर टू पीयर रिलेशन अमंग द टीम मेंबर्स। Everyone has opportunity to initiate and convincing one, and the convincing one is followed. Effort is not properly aligned.
जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको इनिशिएटिव का इख्तियार होगा, उनमें कोई मास्टर स्लेव रिलेशन नहीं होगा, हर एक का इक्वल अथॉरिटी होगा कि वो इनिशिएट करें, हर एक को इक्वल अथॉरिटी होगी कि वो प्रोजेक्ट के लिए सोल्यूशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ढूंढे कि भाई इसके तहत ये हल हो सकता है, और वो लोग औरों को क्या करें, कन्विंस करें, और जो कन्विंस करेगा वो फॉलो हो जाएगा, और ये एक बहुत इंटीग्रेटेड और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर जो है सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो ये हमारे पास रैंडम पैराडाइम है, लेकिन if it is not properly aligned, ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो एफर्ट है उसको कोई खास डायमेंशन में अलाइन नहीं किया गया। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास पैराडाइम है वो ओपन पैराडाइम है। इट इज क्लोज इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाइल रैंडम इन द अदर एस्पेक्ट्स। प्रोजेक्ट के कुछ एस्पेक्ट्स में ये क्लोज पैराडाइम को फॉलो करता है, और कुछ एस्पेक्ट में ये क्या करता है, ओपन पैराडाइम को, यानी मिक्सचर ऑफ क्लोज और रैंडम जो है उसको हम ओपन पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, और फाइनली हमारे पास चौथा जो है वो सिंक्रोनस पैराडाइम। इट अलाइंस अ टीम वेयर कंपार्टमेंटलाइजेशन इज पॉसिबल, there is little intra communication but for integration high level layer is required। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, it aligns a team where compartmentalization is possible। कंपार्टमेंटलाइजेशन अगर उसमें होगी, मतलब ये है कि अगर हमारे पास मॉड्यूलराइजेशन होगी, प्रोजेक्ट को टुकड़ों टुकड़ों में होगा, तो उस सिचुएशन में हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि स्पेशलिटी के बेस पर जो हमने मॉड्यूल डिवाइड किए हैं, उन मॉड्यूल के एक्सपर्ट जो हैं, उनके स्किल्ड पीपल जो उनके ऊपर हम लगा देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सबसे स्किल्ड पर्सन, मतलब मैं अगर यहाँ पर बनाऊं तो ये मेरे पास एक ग्रुप है और ये मेरे पास एक दूसरा टास्क है, दो बंदे हैं जो इस टास्क को अच्छी तरह कर सकते हैं, तो मैंने इधर लगा दिए। तीन बंदे मेरे पास ऐसे हैं जो यहाँ पर अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये दो बंदे जो हैं ये यहाँ वाले काम को अच्छी तरह नहीं समझते, और न ये तीन बंदे जो है ये इस वाले काम को अच्छी तरह समझते हैं, या समझते भी हैं लेकिन अपने काम पर और भी अच्छा उबूर है, इनसे अच्छा नहीं समझते इन दो से। लिहाजा उस सिचुएशन में इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन लेवल होगा वो क्या होगा, वो कम से कम होगा, और इनको जो फाइनली जब ये अपना काम कर लेंगे तो इनके दोनों कामों को इंटीग्रेट करने के लिए कोई और बंदे होंगे, फॉर एग्जांपल तीन बंदे और हैं जो इनके कामों को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और जो जदीद टीम स्ट्रक्चर है वो एजाइल टीम है। आपको पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो एजाइल फ्रेमवर्क है या एजाइल प्रोसेस था, तो ये एक क्विक टाइम के लिए एक टीम होता है। इन रिसेंट टाइम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज टू एड्रेस मैनी इश्यूज, क्योंकि इन जो ऊपर वाले चार थे उनमें कुछ इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको कम करने के लिए हमारे पास एजाइल टीम की ज़रूरत पड़ी, और कुछ इश्यूज ऐसे थे जो ये ऊपर वाले साल नहीं कर पाए, तो एजाइल टीम इन्वेंट हुआ। इट इज़ अ स्मॉल है हाई मोटिवेटेड प्रोजेक्ट टीम, adopts many of the characteristics of successful software project team as discussed and avoid many problem exist therein। जो हमने कहा कि एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम कब हो सकता है, ऊपर मैंने जो पैरामीटर्स आपको दिए कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी खासियतें जो है इनमें होती है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। स्मॉल होता है, रेजिड होता है, और ये इसको जो एक टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करके डिलीवर करते हैं। इट इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर इनफॉर्मल है। कंक्रीट एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने PHP में कोडिंग करनी है, आपने डेटाबेस बनाना है, आपने यूजर इंटरफेस को अच्छा बनाना है, यानी बिल्कुल कंक्रीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके टीम मेंबर्स की। मिनिमल इंडिविजुअल वर्कलोड जो है वो तो बहुत कम होता है, एंड द प्रोजेक्ट हैज ओवरऑल डेवलपमेंट सिंप्लिसिटी, प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट सिंप्लिसिटी होती है वो क्या होती है, वो हाई होती है। इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी एंड ग्रुप कोलेबोरेशन आर क्रिटिकल फैक्टर फॉर एजाइल टीम। इसके लिए जब सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर्स है वो क्या है, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी। अगर इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी पर हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो टीम एजाइल नहीं रहता। लिहाजा इस टीम के अंदर जो बंदा होगा, हर बंदा अपने फील्ड का बेहतरीन एक्सपर्ट होगा। एंड ग्रुप कोलेबोरेशन, और इवेंचुअली जब ये चूंकि इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं, आखिर में इनको क्या करना है, कंबाइन करना होगा, तो
कोलैबोरेशन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो भी ये एजाइल टीम नहीं रहेगा। लिहाजा दो फैक्टर के इस टीम का जो हर फर्द है अपने काम का सबसे बेहतरीन मेंबर हो, और इवेंचुअली जब वो काम करेंगे तो उनको इंटीग्रेशन में हाई लेवल कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। पीपल ट्रम्प्स प्रोसेस एंड पॉलिटिक्स ट्रम्प्स पीपल इज अ गुड सेइंग। ये एक कहावत है कि पीपल जो है वो ट्रम्प्स प्रोसेस, सही है, और पॉलिटिक्स ट्रम्प्स पीपल। Many agile process models give the agile team significant autonomy। ठीक है, एजाइल प्रोसेस मॉडल में क्या होती है कि एजाइल टीम को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है। मैनेजमेंट और जो टेक्निकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, प्लानिंग इज केप्ट टू मिनिमम, इसमें प्लानिंग बहुत कम होता है, एंड टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो जो टेक्निकल मैनेजर जो होता है वो अपना खुद का जो अप्रोच होता है, जैसे प्रोसेस हो गया, मेथड हो गया या टूल हो गया, उनको फॉलो करते हैं। इनमें जो द ओनली कॉन्स्टेंट जो इधर एग्जिस्ट करता है और रिक्वायरमेंट एंड इशू विच आर कंसिडर्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट और जो बिजनेस इश्यूज होते हैं वो किसके पास होते हैं? वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मैनेजर के पास होते हैं। बाकी जो पूरा का पूरा चीज़ होता है वो टीम के अंदर होता है। यानी जो बिजनेस के अलावा जो टेक्निकल मैनेजमेंट थे, जो ऊपर जानी पड़ी, टेक्निकल मैनेजमेंट का जो डायमेंशन था वो सारा के सारा इस टीम के अंदर टीम के कंट्रोल में होता है। अलबत्ता जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होता है, जो बिजनेस इश्यूज होते हैं वो उसके अंडर होते हैं। अच्छा, proper coordination and communication among the team members are inevitable for the success of a project। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी इस टीम मेंबर्स के दरमियान तो प्रोजेक्ट की सक्सेस भी एक मिथ होगी। इंस्टेड ऑफ एड हॉक कम्युनिकेशन, द टीम मेंबर मस्ट मेक इट एन एक्टिविटी, and both inter-team and intra-team communication must be increased in order to deal with the software reality, scale, uncertainty and interoperability। एडहॉक कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एडहॉक कम्युनिकेशन क्या है कि जब जब जरूरत पड़े, प्रॉब्लम आए, तब जाके पूछे कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? एंटर टीम यानी कई टीमों के दरमियान भी, और एंट्रा टीम यानी एक टीम के मेंबर्स के दरमियान भी। इंटर टीम के दो या दो से ज्यादा टीम है आपस टीम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इंट्रा टीम, टीम मेंबर्स इंटरनली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर रियलिटी यानी जो स्केल होता है, अनसर्टेनिटी होती है और इंटरऑपरेबिलिटी होती है, उनको क्या कर सकें, उनसे डील कर सकें। इन ऑर्डर टू डील विद दी सॉफ्टवेयर रियलिटी। सॉफ्टवेयर रियलिटी क्या है? स्केल है, बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया, उनको अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर अनसर्टेनिटी है, सॉफ्टवेयर के बारे में श्योरिटी नहीं होती कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी कम होगी। इंटरऑपरेबिलिटी होगी कि अगर सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म पर चलता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी जो है, इसको भी अवॉइड करने के लिए हाई स्केल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। Collective ownership is nothing but an instantiation of the idea that अच्छा, ये collective ownership क्या है? ये is nothing but instantiation या initiation of the idea that products should be attributable to the team। ये कुछ सेंग्स हैं, मेरे ख्याल में ये कुछ कहावतें जो है ना, मैंने यहाँ पर इकट्ठी की हैं। Not individuals who make up the team। कलेक्टिव ओनरशिप कहते हैं कि ऐसे आइडिया को स्टार्ट करना कि जो प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट को तस्वूर किया जाएगा, मुख्तस किया जाएगा पूरे टीम के लिए, न किसी खास फर्द के लिए। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। सही। नॉट एवरी ग्रुप इज टीम, नॉट एवरी टीम इज इफेक्टिव। एक दूसरा कॉल है, इस बुक से मैंने उठाए हुए हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीमेंटली बेटर, बी कॉम्पिटिटिव। If you want to be exponentially better, be cooperative। Or in simplest term, a leader is one who knows where he wants to go and gets up and go। अच्छा, तो सम अप कर लेते हैं। पीपल मैनेजमेंट जो है इज वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट।
It includes staffing, recruiting, coordinating, training, and assessment. Every stakeholder is needed to be managed internally as well as externally. The manager must be well equipped with the technical and managerial qualities. अगर उसके पास टेक्निकल और मैनेजरियल क्वालिटीज होंगी तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो